नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और आप देख रहे हैं अभी तक। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए कुछ खास। थाना नागफनी के बंगला गांव में विगत दिनों हुई महिला की हत्या का खुलासा एसपी सिटी द्वारा पुलिस लाइन में कर दिया गया। कलयुगी बेटी के द्वारा ही प्रेमी संग मिलकर मां की हत्या कराई गई थी। विवेचना के दौरान अनिल कुमार से गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि मैं घटना के समय शहादरा दिल्ली में मौजूद था। मृतका से मेरे घनिष्ठ संबंध पिछले 10 वर्षों थे, किंतु मैंने कुसुम को नहीं मारा। मृतका की पुत्री शिवानी के पड़ोस के सामने रहने वाले बिक्की उर्फ नरेंद्र पुत्र सत्यप्रकाश निवासी बंगला गांव तारोवाली गली थाना नागफनी से शादी से पहले ही संबंध हो गए थे, जिसको लेकर मृतका कुसुम व बिक्की के परिवार वालों में नाराजगी चल रही थी। कई बार गाली गलौज व तंत्र मंत्र टोटकेबाजी भी कुसुम ने की थी, इसलिए शिवानी और बिक्की ही कुसुम की हत्या कर सकते हैं। इसके बाद उच्चाधिकारियों को इस तथ्य से अवगत कराया गया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर व महेश सिंह राणा, क्षेत्राधिकारी कोतवाली, शहरोज अनवर खां, थानाध्यक्ष नागफनी व टीम के सदस्यों के साथ ही सर्वेलांस टीम के अथक प्रयासों से शिवानी और बिक्की को बंगला गांव से दिनांक 13/5/2015 को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की गई तो बिक्की ने अपना जुर्म इकबाल करते हुए बताया कि मैं शिवानी को काफ़ी समय से ट्यूशन पढ़ाता था। इसी दौरान मेरे संबंध बन गए थे तथा शिवानी की माता कुसुम को भी हम दोनों की शादी पसंद नहीं थी। घर में टोना टोटका करवा दिया, जिसके कारण 5 लाख की ज़मीन खरीदी थी, वो विवादों में फंस गई। दुकान कर्ज लेकर खरीदी थी, उसमें भी नुकसान हो गया, जिसका कर्ज भी अदा नहीं हो पा रहा था। माँ बीमार हो गई और दादी का देहांत हो गया। इन सब बातों का जिम्मेदार शिवानी की माँ कुसुम को ही मानता था, जिसकी शिकायत कई बार शिवानी से की तो शिवानी ने कहा कि मैं ससुराल से आऊँगी तो बात करूँगी। जब शिवानी ससुराल से वापस आई तो दोनों ने बैठकर कुसुम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। शिवानी ने बताया कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद उन दोनों ने रात को बिजली जाने के बाद उसकी हत्या कर दी। और उस दिन तक कुछ भी ऐसा नहीं था। ये जो लेडीज़ थी ये पिछले 2 साल से इसका काम ही ऐसा कि जादू करना, करवाना, परेशान करना। मेरी मम्मी को, मेरी दादी इसी चक्कर में, इसी वजह से खत्म हो गई। मेरी मम्मी को मैंने अपनी उंगली सारे टेस्ट करा लिए, MRI, CT स्कैन और आपका दिल की जाँच अभी 10 होगी, डॉक्टर आनंद सिंह को दिखाया, डॉक्टर जैन को दिखाया, सब सारे। क्या नाम माता जी का आपकी? रेखा नाम था मेरी मम्मी का। मम्मी का नाम था श्रीमती रेखा। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फिर भी ये अपनी हरकतें करती रहती थी। और मेरे इसकी वजह से मेरा पूरा घर सब बीमार रहने लगे। मेरा संबंध है ना सर, सिर्फ मेरी फ्रेंडशिप की, कोई संबंध नहीं कहती कि तुम उसकी माँ पे हमला करोगे। देखिए ये कोई साजिश नहीं थी। हम लोग तो बस इतना चाहते थे कि पहले उसने मना किया था, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ी बहुत इनको पढ़ा रहने दो, थोड़ी बहुत चोट लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शिवानी को जानकारी थी या नहीं है? शिवानी को जानकारी थी, इस चीज़ की जानकारी थी, लेकिन हम लोगों की कोई भी ऐसी वो नहीं थी कि हम इस तरह करें या इस तरह। बस थोड़ी चोट पहुँचानी थी, लेकिन वो गलती से वो जितनी चोट पहुँचानी थी वो उसमें तो शामिल थी। हाँ, बता दीजिए किसने मारा? मेरा नाम गुजर गया हमने। किसने? किधर? उसे कैसे जानते हो आप? मुझे नहीं मालूम, हटाओ। की हत्या की गई थी नागफनी थाना क्षेत्र में। क्या पूरी विवेचना के बाद पुलिस किन तथ्यों पर पहुंचे, किन लोगों की गिरफ्तारी हुई और क्या हत्या का कारण सामने आया? ये काफ़ी गंभीर घटना हुई थी, काफ़ी सनसनीखेज घटना थी, लेकिन इस पर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से काम किया। सीओ कोतवाली ने, एसओ नागफनी ने, और इस पर पुलिस को सफलता मिली है। आज इसमें जो मेन मुलजिम था और जो उसकी सहयोगी थी महिला, दोनों को गिरफ्तार किए हैं। और जो पूछताछ में बात निकल के आई है वो ये अवैध प्रेम संबंधों में बाधा बनने की वजह से उसकी हत्या की गई है। हत्या में जो सामान प्रयोग में लाया गया था उसको बरामद कर लिया गया था। पूरी घटना वर्कआउट हो गया और जितने मुलजिम इसमें थे, 2 के थे, दोनों गिरफ्तार कर लिया गया। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि पुलिस की जो जांच की गई है, जो नामजद अपराधी था, जिसके खिलाफ नामजद जो व्यक्ति था अनिल नाम का, उसको किस आधार पे मतलब जांच से अलग हटाया गया या कहाँ आपको लगा कि वो इस पूरी घटना में शामिल नहीं? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपने उठाया। इस घटना में नेम्ड FIR जो हुई थी वो अनिल नाम के आदमी की हुई थी। अनिल को हमने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, उसी रात। जब उससे गहराई से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि साहब हम तो दिल्ली में थे,
हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, जहाँ हम खाना खाते हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। आप चल के मेरी जांच कर लीजिए। घटना के समय हम वहाँ थे ही नहीं। हम लोग जब गए, हमारी टीम जब वहाँ दिल्ली गई तो घटना के पहले से और घटना के बाद तक वो सीसीटीवी कैमरा में उसकी फुटेज हैं। तो ये एक ऐसा प्रमाण था जो अपने आप में साबित कर रहा था कि उसकी नामजदगी गलत थी। सर, जो लड़की बताई जा रही है शिवानी नाम की, जो महिला की लड़की थी, उसका पूरे मामले में क्या रोल रहा है इस पूरे प्रकरण में? वो इन दोनों का संबंध पिछले 6 साल से था। इवन वो शादी करने को भी तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ ने दबाव डालकर उसकी शादी कर दी। वो अपने ससुराल से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि हमारा जो संबंध हो, हमारा रिश्ता विक्की के साथ रहे, लेकिन जबरदस्ती चूँकि शादी हुई थी तो वो हमेशा विक्की से जुड़ी रही। माँ उसकी संबंध में बाधक थी, तो वो विक्की के साथ जा कर के इस घटना को अंजाम दिया। उसको पूरी घटना मालूम है, शुरू से लेकर अंत तक साजिश में शामिल है वो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अनिल का नाम लड़की ने ही बताया कि इसकी हत्या अनिल ने की है, जबकि उसको पता है कि अनिल पैसे के लेन देन को लेकर रामपुर के एक युवक को दबंगों ने छलनी कर दिया। राशिद अली निवासी पहाड़ गेट रामपुर का निवासी है, जो कि मजदूरी का काम करता है। उसने अपने साथी जुबैर और जुनैद को 3 लाख रुपए उधार दे दिए थे। इसके बाद जब उसने पैसों की मांग की तो विवाद हो गया। इसकी शिकायत उसने पुलिस से की, लेकिन ये बात जुनैद और जुबैर को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने रात के समय राशिद के घर में घुसकर उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से राशिद के परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कैसे इनकी गोली पड़ी आज? कैसे गोली पड़ी इनको? गोली तो बारे मारी है भैया, मुझे नहीं पता कैसे पड़ी कैसे नहीं पता। क्या बात थी ऐसी जो इनके साथ हुआ? कुछ पैसों का इसके हिसाब किताब था, मांग रहा होगा पैसे। तो क्या करते पैसे? क्या काम करते थे? मजदूरी करते थे, कुछ भी मिल जाता था काम करते थे। कुछ भी मिल गया, राजगिरी भी कर लेते थे। कहाँ के रहने वाले हैं? कर लेते थे, दुकान पकान भी कर लेते थे। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हम तो रहने वाले पहाड़ी गेट पे। पहाड़ी गेट रामपुर, पहाड़ी गेट पे रामपुर के रहने वाले आप? तो किस बात को लेकर इनके मतलब लड़ाई हुई थी? लड़ाई किस बात से? इनने पैसे पकाया था। अच्छा। तो पैसा उठाया तो हमने अपने भांजों को फ़ोन करके, और जब बुलाया तो तमंचे ले लेके, फिर 12 तो पता नहीं कि कितने थे, 50 थे 40 थे या कितने थे। मगर ख्याल से 4-5 आदमी घुसे थे जो तमंचे लेके। तमंचे लेके घुसे और लेके से कुर्सी हमारी उठा के। नगर क्षेत्र के किसरौल प्राथमिक विद्यालय को लेकर शिक्षा विभाग हरकत में आ चुका है। बीएसए मुरादाबाद ने विद्यालय की खस्ता हाल पर नगर शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश सौंप दिए हैं। मुरादाबाद नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये प्राथमिक विद्यालय किसरौल इस जर्जर भवन में चल रहा है। इसकी हालत देखकर इसकी मजबूती का अंदाज़ा इस छत को देखकर आप स्वयं ही लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग यहाँ स्कूल चलो अभियान का बोर्ड लगवाने से भी नहीं चूक रहा है। अब अगर विद्यालय के अंदर की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के सिर पर जो छत है उसकी खस्ता हालत को छुपाने के लिए रंग के जरिए मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही है। विद्यालय स्टाफ के अनुसार यहाँ पर छात्र संख्या लगभग 40 है, जो इस जर्जर भवन में अपनी जान हथेली पर रखकर अपने भविष्य को बनाने के लिए पढ़ाई करने आते हैं। ये नज़ारा जो आपके टीवी स्क्रीन पर है वो किसी खंडहर का नहीं है, बल्कि इसी विद्यालय का है, जो काफ़ी समय से यहाँ चल रहा है और अब खंडहर में तब्दील हो गया है, जो कुछ समय पहले ही अपना अस्तित्व खो चुका है और खंडहर में तब्दील हुआ। शिक्षा विभाग ने इस खंडहर पर चूना लगा दिया है, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण छात्रों की जिंदगी के विषय में अब तक नहीं सोचा गया। विद्यालय की छत से झांकती हुई ये ईंटें यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों और स्टाफ के सिरों पर कब गिर जाएं, कहा नहीं जा सकता।
क्षेत्रवासियों में भी इस विद्यालय की जर्जर हालत को लेकर खासा रोष व्याप्त है। स्थानीय नागरिक विपिन गुप्ता की माने तो इस विद्यालय के छज्जे से गिरने वाली ईंटों ने अब तक तमाम लोगों को घायल कर दिया है। इस स्कूल के कारण क्षेत्रवासियों में भी काफी डर व्याप्त है। उनका कहना है कि अब जो भूकंप आया था उसमें भी इस स्कूल का एक छज्जा गिर गया। अगर भूकंप की तीव्रता कुछ और अधिक होती तो शायद ये स्कूल ही धराशायी हो जाता। है क्या परेशानी? ये जो स्कूल है ढवा हुआ है सब, और अभी जो भूकंप के झटके आए तो ऊपर से ईंटें वगैरह गिरी हैं, पड़ी हुई। अच्छा, ये किसी वक्त भी गिर सकता है, इसका कोई वो नहीं है। 32 बच्चे हैं यहाँ पर, 7-8 बच्चे आते हैं रोज। आपने कभी अधिकारियों से शिकायत करी इस बारे में? इसकी तो कंप्लेंट बहुत हुई भी है। अभी हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया था, कई पेपरों में आ चुकी। उसके बाद भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती? इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल गफ्फार। क्या मामला है? मैं नज़दीकी यहाँ मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मैं इससे पहले भी एक दिन इधर निकला हुआ जा रहा था जी। छज्जा टूटा हुआ पड़ा है, 2-4 ईंटें गिर गई। उसमें 2-1 लोग जा रहे थे, निकले वो बच गए उससे। वो साथ में दैनिक जागरण के लोग आए हुए थे, मीडिया के वो ऊपर गए तो साथ में मैं भी चढ़ गया। तो ऊपर छत में टीन लगा रखे हैं, बाकी बिल्कुल छत उपकल है इसकी। कभी भी भूकंप का दौर चल रहा, कोई हादसा हो सकता। तो इस बात से पड़ोस के मोहल्ले की बात है, डर लगा रहता बच्चों के साथ में कोई घटना घटित ना हो जाए। चाहते क्या हैं? चाहते क्या है कि 6-7 बच्चे, 30 बच्चे थे लिखत में यहाँ, 6-7 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। आसपास में 2 स्कूल और हैं सरकारी, उसमें 4-4, 5-5 बच्चे शिफ्ट हो जाएं तो बेहतर। इस खबर को पहले भी अभी तक ने काफी प्रमुखता के साथ दिखाया था। इस बार जब बीएसए मुन्ने अली से बात की गई तो उन्होंने खुद मान लिया कि स्कूल काफ़ी दयनीय स्थिति में है, इसलिए जल्दी ही इसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। हो सकता है कि यहाँ के बच्चों को किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जाए। की बिल्डिंग है जी सर, किराए की बिल्डिंग है। वैसे उसकी अंदर की हालत मैं गया था अभी चेक करने के लिए, तो वो अंदर सही है। और वहाँ पर अंदर 2 कमरे हैं, उनकी हालत सही है। और अभी हमने जो रंगाई पुताई का पैसा भेजते हैं तो उससे उन्होंने मेंटेन भी करवाया है, और उसको देखते हैं अगर आवश्यकता होगी तो वहाँ से विद्यालय शिफ्ट किया जाएगा दूसरी जगह। सर उसमें जो है ये बताते हैं कि 30-35 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, आते 6-7 बच्चे हैं कोई? नहीं, ये तो नहीं है। अब इसकी हम जांच कराएंगे कि मतलब कि 6 बच्चे आते हैं, या आप बता रहे हैं कि 6 बच्चे 7 बच्चे आ रहे हैं जी। ये तो नगर शिक्षा अधिकारी से जांच करवाएंगे तब पुष्टि होगा। एक बार मैं भी जांच करने गया तो यहाँ पर ऐसी शिकायत नहीं थी, मैं खुद गया था इंस्पेक्शन करने के लिए। सर जैसे कल भूकंप में थोड़ी सी बिल्डिंग सर गिरी थी, उसकी 2-4 ईंटें, क्षेत्रवासियों ने कुछ उस पर विरोध किया, तो सर ऐसे में कुछ कार्रवाई संभव है सर? नहीं, अब नगर शिक्षा अधिकारी से उसका अपने इंजीनियर से, जो हमारे इंजीनियर है, उससे उसका स्तरीय निरीक्षण हमने करवाया था। पहले मैं खुद इंस्पेक्शन करके गया था तो अंदर के कमरे सही थे, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी, वहीं बच्चे बैठते हैं यहाँ पर। अब बाहर का सज्जा आप बता रहे हैं तो उसकी भी हम जांच करा लेते हैं। गत दिनों लड़की के घर से गायब होने के मामले में परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाया है और कहा है कि मेडिकल फर्जी बनाया गया है। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फर्जी मेडिकल बनाने के मामले में एक और मामला बढ़ गया है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़की का फर्जी मेडिकल बनाया गया है और साथ ही किसी अन्य लड़की को पेश करके मेडिकल हुआ है। परिजनों ने जिला अधिकारी से मिलकर मन की बात कही कि लड़की का दोबारा से मेडिकल कराया जाए। मामला बिलारी थाना क्षेत्र का है। परिजनों के मुताबिक लड़की घर से अपने रिश्ते में शादी के लिए गई थी, जिसके बाद लड़की घर नहीं पहुंची। परिजनों के मुताबिक लड़की का अपहरण कर लिया गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक लड़की अपने प्रेमी के साथ गायब हुई थी। परिजनों का आरोप है कि लड़की अभी नाबालिग है, लेकिन पुलिस और जिला अस्पताल के डॉक्टर हमसाज होकर लड़की को बालिग दर्शाने में लगे हुए हैं। परिजनों ने कहा कि उनके पास लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट भी है जिसमें लड़की अभी नाबालिग है, लेकिन फिर भी एक्सरे के मुताबिक लड़की को बालिग दर्शा दिया गया है, जिससे परिवार वालों में विरोध का माहौल है। आपका? मेरा नाम सही है सर। क्या मामला है बताइए? मेरी शादी हुई थी 1999 में। 2001 में 1 तारीख को पहला दिन था, मंगल का दिन था, जो मेरा सरकारी अस्पताल में लड़की हुई थी मेरी।
यहाँ पे। आज 14 साल हो गए इस वक्त को, और दिखा रहे हैं मेरी लड़की की उम्र 19 साल और मतलब है 14 साल की। मामला क्या है जो मेडिकल, किस मामले में मेडिकल क्या है ये बताइए। मामला ये है, एक अरसी नाम की लड़की है और इनकी सईद भाई की थामला के रहने वाले हैं। इनकी लड़की करीब 20-25 तारीख को ये चक फाजलपुर गांव अपने मामू के यहाँ शादी में आई थी, जहां से इसका थामला के 4 युवकों ने इसका अपहरण कर लिया था। तो उन लड़कों का नाम भी हमने जो उसमें एप्लीकेशन में अधिकारियों को दे दिया है, और हम ये चाहते हैं, आज इस लड़की का मेडिकल कराया गया था, एक्सरे वैक्सरे हुए थे कल, तो आज इसकी रिपोर्ट बनवाई गई है। तो उस कल जो एक्सरे हुए हैं तो उस लड़की अरसी की जगह कोई और दूसरी लड़की जो काफ़ी एजिड थी, उस लड़की को इन्होंने एक्सरे करवाए उसके, और उस लड़की को हटाकर उसका एक्सरे कराकर उसकी रिपोर्ट बनवा दी गई है। इसमें धोखाधड़ी इनके साथ हुई है। गरीब लोग हैं बेचारे, न्याय के लिए ये यहाँ डीएम साहब से और सीएमओ साहब से मिलने आए हैं। अब देखते हैं कि क्या चाहते हैं आप। अब हम ये चाहते हैं कि इसका ये जो धोखाधड़ी हुई है इनके साथ लड़की वालों के, दोबारा मेडिकल हो और घर वालों की मौजूदगी में या किसी मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में उसकी शिनाख्त करा के तब उसका मेडिकल दोबारा किया जाए। मामला ये है, इनकी लड़की भाई की लड़की चक फाजलपुर गई थी शादी में अपने मामा के यहाँ, थाना कुंदर की लगता। वहाँ से कुछ लोगों ने इनकी लड़की का अपहरण कर लिया, जिसमें मुकदमा कायम हो गया, जिला मजिस्ट्रेट मुकदमा कायम कर लिया, और 25 तारीख को मुकदमा हो जाए इसमें। हाँ जी 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 जी। जिसमें कि मामला ये है, उसे लड़की को ये हाई कोर्ट लेके पहुँचे लड़का पक्ष, वहाँ से लड़की नाबालिग घोषित कर दी उन्होंने। अब यहाँ से जब ADJ 9 में पेश करी लड़की, तो उन्होंने मेडिकल के लिए लिख दिया कि इसका मेडिकल कराया जा। मेडिकल में जो है दरोगा और ये जो मेडिकल डॉक्टर हैं, लड़के पक्ष वाले, ये दोनों हमसाज होकर, लड़के पक्ष वाले पुलिस और ये हमसाज होकर उस लड़की को बालिग दिखा रहे हैं, जबकि लड़की की उम्र है 14 साल। ऐसा तो वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि एक्सरे में जो आएगा वही मान्य होगा, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते। सब लगता है कि उसको दोबारा दिखवाए जाने की आवश्यकता इसलिए है कि जो इन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र वगैरह है वो अलग एज दिखा रहा है, और एक्सरे अलग के आधार पर जो लिखा गया है वो अलग एज दिखा रहा है। लेकिन जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एक्सरे जो है ही न्यायालय में मान्य है, और वो एक्सरे वहीं जाता है। एक्सरे में जो कुछ भी बोन्स में दिखाई दे रहा होगा, डॉक्टर्स उसी के अनुसार एज लिखते हैं, और जो जन्म प्रमाण पत्र में है उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। अच्छा, क्या जो इनके द्वारा सवाल उठाए गए हैं, क्या इसमें लड़की का देखिए, ये तो वो लड़की तो मौजूद ही है, वो तो उसका दोबारा एक्सरे होगा तब भी वही आएगा। अगर एक्सरे होगा इनका एक्सरे दोबारा चेक करा लिया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की नहीं। इनके मेडिकल दोबारा कराने की मांग है। मेडिकल का मतलब ही मेडिकल है, ये जांच और कोई नहीं जांच है। तो आप जो न्यायालय ने प्रक्रिया निर्धारित करी है कि पुलिस ले जाके कराएगी, तो पुलिस ही कराएगी। नहीं, 1999 का इनके निकाह की रसीद है और उसके बाद में लड़की पैदा हुई। देखिए, ये इन सब से एक्सरे को कुछ लेना देना नहीं। अगर मैं आपके शरीर का एक्सरे करूंगा तो आप चाहे कुछ भी कह रहे हो, एक्सरे में जो आएगा वही लिख। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसानों की समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त मुरादाबाद ने अपने कार्यालय में एक बैठक आहूत की, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याओं से कमिश्नर को अवगत कराया। कमिश्नर विपिन कुमार द्विवेदी ने किसानों के साथ एक बैठक करके उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हुए कहा कि 1 लाख रुपए के ऋण लेने वाले किसानों की जमीन बैंकों में बंधक नहीं होगी, और जो बंधक है उन्हें केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में बैंकों द्वारा बंधन मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा कृषि ऋण की वसूली स्थगित है और अकृषि ऋण ही वसूला जाएगा। कृषि ऋण पर ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडल में
21 चीनी मिलें हैं, जिनमें से बिलारी, बाकरपुर, दीवान तथा राणा शुगर की 3 मिलों अर्थात कुल मिलाकर 6 मिलों के गन्ना भुगतान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। शीघ्र ही इन चीनी मिलों को बुलवाकर इनके भुगतान की स्थिति ठीक कराई जाएगी ताकि किसानों को राहत मिल सके। बैठक में कहा गया कि संभल के थाना नखासा के ग्राम लखौरी में विद्युत जेई द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उन्होंने 10-10 मिनट के अंतराल पर 10 नलकूपों की बिजली चोरी होने के कारण काट दी, जबकि यह सभी नलकूप एक दूसरे से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इतनी जल्दी बिजली नहीं काटी जा सकती है। अतः FIR गलत है, जिसमें FR लगवाई जानी चाहिए। कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि नियमानुसार शीघ्र ही कार्रवाई कराई जाएगी। किसानों ने कहा कि 2013 में विद्युत विभाग द्वारा ट्यूबवेलों की विद्युत लाइन की रसीदें काटी गई थी, किंतु कनेक्शन नहीं मिले हैं। अधीक्षण अभियंता विद्युत ने कहा कि केंद्र सरकार की स्कीम के अनुसार लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली गई है। जैसे ही स्वीकृति होकर आ जाएगी, विद्युत कनेक्शन तत्काल दे दिए जाएंगे। कमिश्नर ने बताया कि किसानों की फसलें बीमे का लगभग 15 जून तक लाभ उनको हर हाल में दे दिया जाए। बीमा कंपनियों से बात हो गई है। 15 मई तक क्रॉप कटिंग के आंकड़े भी भेज दिए जाएंगे। तदनुसार किसानों के बीमे की धनराशि उनके खातों में सीधे पहुंच जाएगी। किसानों ने गेहूं खरीद केंद्रों पर कम पैसों में खरीद की शिकायत की है और कहा है कि 1450 रुपए में न खरीद कर 1300 या 1350 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से गेहूं खरीदा जा रहा है। इस पर कमिश्नर ने कहा है कि इस प्रकार की शिकायतों में कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा गोपनीय जांच कराई जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इंद्रधनुष संबंधी योजना के संबंध में एक बैठक जिला चिकित्सालय में संपन्न हुई। सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष के तहत जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मिशन इंद्रधनुष के तहत चलने वाली सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मिशन में 2 वर्ष तक के बच्चों को सभी टीके लगने अनिवार्य हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं तथा आंगनवाड़ी केंद्रों पर बंटने वाला पोषाहार भी सही समय पर बांटा जाना चाहिए। शिकायत मिलने पर कार्यवाही तय समझी जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। RI कार्ड की यहाँ पे वो किस संबंध में मीटिंग की जा रही है? आज की जो मीटिंग है, जैसा कि विदित है कि मिशन इंद्रधनुष जो भारत सरकार का पिछले माह से आरंभ होने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें 2 साल तक के बच्चों का टीकाकरण करना 7 बीमारियों के लिए सुनिश्चित किया गया है। उसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का भी इसमें प्रावधान है। तो पिछले राउंड में जब ये स्टार्ट हुआ था, तब भी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से मिड राउंड, मतलब जब 3 दिन 4 दिन बीत जाएं राउंड के, तब उसका रिव्यू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं जो हमारे अचीवमेंट हैं वो कहाँ तक हम पहुँचे हैं, हम स्टेट के एवरेज से कितना ऊपर हैं, कितना नीचे हैं, क्या फाइंडिंग्स आ रही हैं, उसके लिए क्या एक्शन प्लान हो सकता है। उसी पर्पज़ से आज ये मीटिंग आदरणीय CMO साहब के कार्यालय में रखी गई है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं और राशन डीलरों की मदद ली जाएगी क्या? हाँ, स्वयंसेवी संस्थाएं तो इसमें इस कार्यक्रम में बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। नई कड़ी इस बार ये हुई है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन के अनुसार 6 तारीख को एक मीटिंग की गई थी कलेक्ट्रेट सभागार में, जिसमें DSO साहब थे और भी ज़िले के अफसरान थे। उसमें एक सूची तैयार की गई थी और सूची का पर्पज़ था कि जो डीलर हैं उनके पास जो परिवार हैं, उन परिवारों से कुछ परिवार ऐसे हैं जो किसी वजह से अपने बच्चों को टीका नहीं लगवा पाए, तो वो सूची उनको दी गई थी, जिसके आधार पे उन्होंने परिवारों से संपर्क किया, उनको उसके फ़ायदे बताए, उसके लाभ बताए और उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस इस बार हम। नगर निगम के द्वारा सफाई के नाम पर स्लैब तोड़ने के विरोध में वार्ड 41 के क्षेत्रवासियों ने पार्षद और नगर आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। महानगर की सफाई का जिम्मा नगर निगम का है और इसके साथ ही नगर निगम पूरे महानगर का ख्याल रखने के दावे भी करता है, लेकिन ताज़ा मामला नगर निगम का ही सामने आया है, जो लाइन पार लक्ष्मणपुरी का है। यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा नालों की सफाई करने के बाद सिल्ट तो निकाल दी गई, लेकिन काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी इस सिल्ट को नहीं उठाया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है
कि नगर निगम के कर्मचारियों ने इस दौरान कई जगह पर स्लैब भी तोड़ दिए और लोगों के मना करने पर भी नहीं माने। उनका कहना था कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण के नाम पर सारे स्लैब के अलावा अन्य निर्माण भी तोड़ा और सिल्ट निकालकर सड़क पर डाल दी, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इस सिल्ट में फंस जाते हैं। कई बच्चे इसमें गिरकर घायल भी हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा इसका कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। ये वार्ड 41 में लाइन पर लक्ष्मणपुरी बलिन बस्ती में आती है। आपका जो है इन्होंने कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं कर रखी है। पीछे नाली में गंदगी भरी है, सड़क टूटी हुई है। जब बारिश पड़ता है घरों में पानी भरता है, पब्लिक यहाँ निकलती नहीं है। कई बार नगर को जो है कि विज्ञान भी दे चुके हैं, कोई भी समाधान नहीं हो रहा। अब क्या परेशानी है? अब परेशानी है, यहाँ पर निकलने में परेशानी पड़ रही है। अब पीछे जो है नाली बनी हुई है बलिन बस्ती में, क्या वार्ड के 40 में कोई सुनता नहीं है। सभासद से मिले आप? सभासद से मिले, सभासद से 2-3 बार का, उन्होंने भी कोई कॉल नहीं करा। और अधिकारियों से किसी को? अधिकार से नगर निगम वालों से मिले थे, उनसे नगर से उन्होंने भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान नहीं होगा? नहीं हुआ। गली में पानी भर गया, नाली भरी पड़ी है, जब से नाली बनी है कोई सफाई नहीं। क्या के चलाए थे भैया आपका? डॉक्टर भगवान दास। क्या परेशानी रहती है? परेशानी ये है कि यहाँ पर नगर पालिका का कोई भी आदमी आकर सफाई नहीं करता। गंदगी का आलम आप देख रहे हैं यहाँ पे। हम बार बार कहते हैं तो और ये कहते हैं हमारे बस की नहीं है। बार बार कहने पे भी कोई ध्यान नहीं देता। सभासद यहाँ के क्या कहते हैं? पार्षद साहब से कहा, पार्षद साहब कभी आके घूमे नहीं इधर को। तो तुझे इलेक्शन हो जी आ जा। अब आप सड़कों पत्थर टूटे पड़े हैं, नाली में कीचड़ भरा पड़ा, कूड़े के पानी में जब चलते घंटों घंटों पानी भर जाता है यहाँ पे। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सुचारू रूप से काम हो। जो पार्षद आके देखें, नगर पालिका के आयुक्त भी आके देखें, जो भी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बाहर तो सफाई तथा अतिक्रमण का अभियान चलाया गया, लेकिन गलियों की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो नगर निगम के कर्मचारी सिर्फ वहीं पर सफाई करना पसंद करते हैं जहां होकर अधिकारियों की गाड़ी गुजर सके। इसके अलावा गलियों में कितनी भी गंदगी हो, कर्मचारी गलियों में कदम रखने को तैयार नहीं है। तो वहीं इन समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय पार्षद रंजीत कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आएगा तो वो कार्यवाही जरूर कराएंगे। ये क्षेत्र के कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है आप ही के खिलाफ, क्या कहना है आपका? नहीं, मैं तो जहाँ से भी लोगों के फ़ोन आते हैं मैं उनकी सुनवाई करता हूँ और क्षेत्र में जाके घूमता हूँ। मैं हर जगह जाके घूमता हूँ मैं। उनका कहना है कि आपने कोई क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया है और जो गंदगी वगैरह पड़ी हुई है उसकी उसमें भी नहीं, मेरे पास सब लोगों का फ़ोन आता है तो मैं सुनता हूँ उनकी। सुनने के बाद सब कार्रवाई करता हूँ और तुरंत उसका निस्तारण करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे तो आप चैनल के माध्यम से? मेरे तो संज्ञान है नहीं, लोग बारों ने क्या कहा है मेरे लिए क्या नहीं कहा, लेकिन मुझे जहाँ के बारे में पता लगता है मैं तुरंत जाता हूँ, वहाँ की मैं समस्या सुनता हूँ। अब कुछ होगा, कोई कार्रवाई होगी? हाँ, क्यों नहीं होगा। कल मैं तुरंत ये काम कराऊंगा अगर जहाँ कुछ भी गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतारोही रवि कुमार ने अपनी टीम के साथ नेपाल पहुंचकर पीड़ितों की मदद कर समाज सेवा का बड़ा योगदान दिया है। नेपाल में हुई भारी तबाही के बाद जहां देश के लोगों ने राहत सामग्री भेजी तो वहीं मुरादाबाद के पर्वतारोही रवि कुमार ने स्वयं नेपाल पहुंचकर पीड़ित लोगों की मदद की। कई लोगों को उन्होंने पहाड़ की ऊंचाइयों से सुरक्षित नीचे तक लाने का काम किया। इस कार्य में उनका सहयोग पतंजलि योग समिति के लोगों द्वारा भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कच्चा माल मंगाकर उसका खाना बनाने के बाद पीड़ित लोगों तक पहुँचाया। नेपाल से वापस आए रवि कुमार ने कहा कि अभी नेपाल में मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोगों की मदद के लिए प्रयास कर सकते हैं उतने मदद करें। जो सभी पूरी दुनिया को पता है, जो नेपाल में 25 अप्रैल को जो विनाशकारी भूकंप आया था उसको देखकर हमारा मन भी बहुत दुखी था हम लोगों का, क्योंकि इसमें हमारे माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए हमारे देश से
विदेशों से पर्वतारोही लोग गए हुए थे, जिनमें इस भूकंप हादसे की वजह से 22 पर्वतारोहियों की डेथ भी हो चुकी थी। जब हम लोग को ये समाचार न्यूज़ के द्वारा मिला कि नेपाल में भयंकर भूकंप से इतना बड़ा हादसा हो चुका है, तो हमारा मन भी विचलित हो चुका था। हम लोगों ने मैंने मुरादाबाद के कई NGO और ऑफिसर लोगों से बात करी कि सर मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ लोगों को बचाने के लिए, और कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया था। तो मुरादाबाद के पूर्व कमिश्नर रहे आदरणीय श्री शिव शंकर जी ने से मैंने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने हमें 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश भवन दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना किया, और यहाँ से हमें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण श्री सत्येंद्र कुमार VC जी ने विदा किया। हम लोग 1 मई को नेपाल में जो पतंजलि योगपीठ है बाबा रामदेव जी का, वो है मंडी कटार में स्थित, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर हम लोगों ने जो देश विदेश से राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, हम लोगों ने उसको लोड किया, उतरवाया, फिर चढ़ाया। हम लोग 3 तारीख को जो नेपाल में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है सिंधुपाल्चोक, जो कि नेपाल का एक ज़िला है, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा भूकंप से, जो कि नवलपुर पंचायत में आता है, वार्ड 1 वार्ड 2 की संख्या। क्या किया वहाँ पे आपने बताया? हम लोगों ने वहाँ पहुँचकर पहले तो उन लोगों का दुख दर्द में शामिल हुए। जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे उन लोगों के बीच में, वो लोग हमें एक उम्मीद की आशाई किरण से देख रहे थे, जैसे उनके बीच में कोई भगवान आ गया। हम लोगों ने उनके प्रति जाके जो अनाज था, चावल, दाल, बिस्किट, नमकीन वगैरह सब हम लोगों ने वितरण की। फिर हम लोगों ने उनके साथ खुद मिलकर खाना बनाया और साथ में खाना भी खाया। हम लोगों ने 7-8 दिन तक उन लोगों के बीच में रहे। आज भी वहाँ पर इतनी बुरी दशा है। 2 दिन तक बारिश हुई, तो हम लोगों की वहाँ भूकंप का डर था। फिर हम लोगों ने सोचा क्या किया जाए। हम लोगों ने सोचा जागो राखो साइयाँ, मार से ना कोई, क्योंकि मानवता के लिए हम लोग गए हुए थे। फिर हमने सोचा बाहर सोएंगे तो ठंड से मर जाएंगे, अगर अंदर सोएंगे तो भूकंप से मर जाएंगे। फिर हम लोगों ने अंदर ही रह के हम लोगों ने अपना वो किया। महानगर के महिला संगठन द्वारा रामगंगा बिहार स्थित साईं लगन में वंडर शेफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रामगंगा बिहार में वंडर शेफ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला संगठनों की सदस्यों को बुलाया गया था, जिन्हें कन्वीनर नेहा अरोड़ा द्वारा विभिन्न प्रकार के जूस और व्यंजन आदि बनाना सिखाया गया। इस दौरान महिलाओं ने अपनी पसंद के व्यंजन भी बनाए, जिनकी नेहा अरोड़ा ने तारीफ भी की। ज़्यादातर आप लोग जब खाते हो तो और क्या पूरी ऑरेंजेस को ग्राइंड करके इसमें एक बस वे में करके फेस पर भी आप उसको कर सकते हैं, तो वो आपका फेस टोन में करेगा। उसमें काली मिर्च और पुदीना न डालेगा। इसके लिए क्या प्रोग्राम है आज? ये वंडर शेफ़ जो हमारे फेमस शेफ़ हैं संजीव कपूर, उनकी कंपनी है। उन्होंने जगह जगह खाना बनाने का भी शौक़ है, खाना खिलाने का भी शौक़ है, तो उन्होंने जगह जगह इंडिया से बाहर जाके जहाँ पे भी उन्हें कुछ बहुत अच्छा मिला, कुकिंग में, बेकवेयर में, अप्लाइंसेस में, उन्होंने उसको सारे को मिला के अपने भारत में इंट्रोड्यूस करा है वंडर शेफ़ के नाम से। उसमें उनके बेकवेयर के प्रोडक्ट्स हैं, नॉन स्टिक प्रोडक्ट्स हैं, चॉपर हैं, मिक्सी हैं, और एक नया लॉन्च हुआ है एयर प्लेटो करके फ्लायर, वो उन्होंने लेके आए। तो आज हमने उन्हीं के, मैं वंडर शेफ़ की फ्रेंचाइजी हूँ मुरादाबाद से, तो आज मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा है, जिसमें कि हमारे दिल्ली से टीम आई है, जो कि वो इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से अपूर्वा, प्रेरणा, मीनाक्षी, मदान, सीमा, नेहा, सुरुचि, रुचि आदि लोग भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। महानगर की प्रसिद्ध महिला बॉक्सर खिलाड़ी ने स्टेट लेवल की बॉक्सिंग कोच प्रतियोगिता में टॉप स्थान प्राप्त कर महानगर का नाम गौरवान्वित किया है। महानगर का नाम रोशन करने में यूं तो तमाम लोग देखे गए हैं, लेकिन लड़कियों में एक और नाम सामने आया है, जिसने यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित यूपी बॉक्सिंग कोच प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इससे उसके घर में खुशी का माहौल है। माता पिता ने उसे मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। मुझे तो कोई नहीं पता न्यूज़ है क्या।
अभी तक से हुई वार्ता में रेखा रावत ने बताया कि इस कार्य में उसके परिवारजनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हर मुकाम पर उसके परिवार वालों ने उसका पूरा साथ दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा रावत है। क्या कहना चाहोगी जो अभी आपने जो काबिलियत जो हासिल की है, क्या कहेंगे आप? मेरठ में यूपी कोच बॉक्सिंग कोच की वो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने टॉप किया है, सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या सोचकर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? पहले मैं बॉक्सिंग खेलती थी, खुद स्टूडेंट थी बॉक्सिंग की, बट अब मैंने सोचा कि उसमें कोच के लिए ट्राई किया जाए, बच्चों को खिलाया जाए आगे। अच्छा, और भी जैसे और भी लड़कियां हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके सामने बहुत सी दिक्कतें सामने आती हैं, उनके लिए क्या कहोगे आप? किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं करती, किसी को कोच सपोर्ट नहीं करते, तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगी सब सेल्फ डिफेंस अपने आप स्ट्रॉन्ग करें और आगे बढ़ें। अपनी इस कामयाबी पर आप किसको श्रेय देना चाहोगे? अपने पेरेंट्स को अपना श्रेय देना चाहूँगी, सारा इस चीज़ का क्रेडिट। किस तरह से उन्होंने आपकी इस मुकाम को हासिल करने में मदद की है? हर तरीके से मेरे को किसी भी चीज़ की कभी प्रॉब्लम नहीं होने दी, हर चीज़ में मेरा साथ दिया, कभी मुझे मेरा मोरल डाउन नहीं किया कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। कोई ऐसा क्षण एक जो लगा हो कि आपको अपने पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत हो, उस टाइम पर आपको उन्होंने साथ दिया? नहीं, पेरेंट्स की ज़रूरत तो हमेशा ही होती है, हर चीज़ के लिए पेरेंट्स की ज़रूरत है, बिना उनके सपोर्ट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस मुकाम को हासिल करने में कहीं कोई परेशानियाँ आपको आई? हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हर किसी की तरफ से, कभी कोच ने नहीं चाहा आगे बढ़ो, कभी किसी ने नहीं, वो तो पार्ट है लाइफ का, लगा ही रहता है ऊपर नीचे। उसके बाद आपने किस तरीके से उनका सामना किया और आज इस मुकाम पर पहुँची हैं? तो और भी हैं जो इन दिक्कतों को देखने के बाद में पीछे हट जाती हैं लड़कियाँ, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कहना चाहूँगी, कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, सक्सेसफुल ज़रूर होंगे एक ना एक दिन। रेखा रावत की इस कामयाबी पर उसकी माताजी बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग अगर अपनी बेटियों को प्रोत्साहन दें तो उनकी बेटियां भी उनका नाम रोशन कर सकती हैं। आंटी जी, क्या कहेंगी आपकी बेटी इतने अच्छे मुकाम पर पहुंची हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे में बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि और भी आगे बढ़े, इस वजह इसको मतलब इसकी कामयाबी में तरक्की, ये अपनी कामयाबी में तरक्की दे। क्या उम्मीदें हैं इनसे अभी आपको? इनसे मैं बहुत उम्मीदें हैं, बहुत प्रेरणा है कि मतलब ये आगे बढ़े अपने भविष्य में, जैसे पीछे से चलती आ रही है आगे, और मतलब इस तरह से। जब बचपन में छोटी थी, जब इनका बचपन था, क्या सोचा था आपने इनके बारे में कि क्या करेंगे? मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था ऐसे, लेकिन सब इसके नसीब की बात है, इसके नसीब ने साथ दिया, हमने भी इसका साथ दिया, इस वजह से ये आगे बढ़ी हैं और आगे तरक्की करती रही। कहीं आपको कोई परेशानी हुई हो और जिसको आपने फेस किया हो और इनके सामने उस परेशानी को नहीं आने दिया? नहीं, मैंने ऐसे। इंदिरा चौक स्थित रहमतुल्लाह अलैह साहब की दरगाह शरीफ पर कुल शरीफ पेश किया गया। इंदिरा चौक स्थित रहमतुल्लाह अलैह साहब की दरगाह शरीफ पर शान कुल मुकम्मल कराया गया। कुल शरीफ में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके बाद दरगाह शरीफ पर मौजूद सभी लोगों ने ईदगाह पर अल्लाह ताला से अपनी और मुल्क के साथ कौम की तरक्की के लिए भी दुआएं मांगी। इसके बाद बड़े ही शान शौकत के साथ दरगाह शरीफ से हुजूम के साथ रहमतुल्लाह अलैह साहब की शान में पूरे शहर में जुलूस निकाला गया। रहमतुल्लाह अलैह साहब की शान में सभी लोगों ने सवाब कमाया। इस मौके पर कामरान अली, समीर अली, नाजिम साबरी, आजिम, फैज़ान, नौशाद अंसारी, निज़ाम, मोहम्मद अनस, मौलाना फ़हीम, अरबाज, मस्तान साबरी, तस्लीम अहमद सदर, हाजी शरीफ, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नदीम आदि लोग मौजूद रहे।
तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। अंकित चौहान अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।